अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर और आफियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पिछले 2 दिन से जो सबक पढ़ रहे हैं यानी बुरज़हमा की तारीख़ी अहमियत, आज हम इसी सबक को पेज नंबर यानी सफ़र नंबर 91 से पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी किताब के सफ़र नंबर 91 को निकालिए और हम शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज तक हमने बुरज़हमा की कदीम बस्ती का पहला दौर मुकम्मल कर लिया है। आज हम इसी कदीम बस्ती के दूसरे दौर के मुतलिक पढ़ेंगे। उसके बाद बुरज़हमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। आज हम दूसरे दौर के मुतलिक पढ़ते हैं। अब दूसरे दौर में क्या माहिर आसार कदीम ने क्या देखा है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। कहते हैं कि जो दूसरा दौर है इसमें लोग अब घरों में नहीं रहते थे, गढ़ों में नहीं रहते थे। अब वो मिट्टी के बनाए हुए झोंपड़ों में रहते थे और इन कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे और इन झोंपड़ियों में वो कच्ची ईंट का भी इस्तेमाल करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। यानी माहिर आसार कदीम में कहते हैं कि ज़मीन के अंदर हमने कुछ खंभों के निशानात पाए, लकड़ी के खंभों के, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दूसरे दौर में वो जो कुछ भी तामीर करते थे उसमें वो लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। अब ज़ैर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। कहते हैं कि अब इस दूसरे दौर में लोग ज़ैर ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे यानी गढ़ों में रहना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने छोड़ दिया। अब जो पुराने गढ़े थे उनमें वो मिट्टी डालते थे, मिट्टी भर भर कर उनको हमवार यानी प्लेन कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। यानी दूसरे दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 निगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। कहते हैं कि एक बर्तन हमने ऐसा भी दरियाफ्त किया वहाँ जिसका रंग लाल था यानी रेड, और इस बर्तन पर 950 निगीने लगे थे। और इस बर्तन को देखने के बाद इन लोगों की हुनरमंदी का अंदाज़ा भी होता है कि ये लोग भी किसी से कम नहीं थे, ये भी बहुत बड़े कारीगर थे। बैस बर्तन पर रोगन चढ़ा हुआ है, अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे। तो कुछ बर्तन ऐसे थे जिन पर रोगन थी, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि ये बर्तन ये खुद इन्होंने नहीं बनाए थे बल्कि ये दूसरे मुल्कों से लाए गए थे। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। कहते हैं कि पहले दौर में लोग जब कोई मरता था उसको क्या करते, चाहे जानवर मरता है इंसान मरता, इसका कुछ पता नहीं, वो शायद मुर्दों को जलाते थे। लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जाता था जब वहाँ से न हड़िया दरियाफ्त हुई, कहीं पे हड़ियों का ढांचा नहीं पाया, कुछ नहीं, तो अंदाज़ा यही लगाया गया कि शायद वो अपने मुर्दों को जलाते थे, जिसकी वजह से उनका राग बनता था। इसीलिए पूरा पहले दौर के इंसानों का पता नहीं चलता था वो किस तरह मुर्दों के साथ वो कौन सा सलूक करते यानी कैसे दफन करते थे, जलाते थे। लेकिन आखिर पर तो यही अंदाज़ा लगाया गया जब उनका नामो निशान वहाँ इन्होंने नहीं पाया तो माहिर आसार कदीम ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद वो लोग उनको जलाते ही थे। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करते हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। लेकिन दूसरे दौर में क्या करते थे बुरज़हमा के लोग,
وہ جب ان کے گھر میں کوئی مرتا تھا تو وہ اس کو اپنے آنگن میں ہی دفن کرتے تھے، یعنی اپنے آنگنوں میں ہی قبریں بناتے تھے، وہاں دفن کرتے تھے۔ قبروں میں سے جو ہڑیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں جو ہم نے ہڑیاں قبروں کے اندر پائے، اس سے یہ اندازہ لگا کہ وہ ایک ایک قبر میں شاید 4 کو اکٹھے دفن کرتے تھے۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں، ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی دریافت ہوئی جن میں ہڑیاں ملی ہے، ہڑیوں کا ڈھانچہ، وہ ہڑیوں کے ڈھانچے جو تھے وہ کتوں کے تھے، بھیڑیے کے تھے، یا جیسے جو جنگلی بکریوں کے ڈھانچے تھے۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف بارہ سے بچ جائے۔ تو ہڑیوں کے ان ڈھانچوں سے یہی اندازہ لگایا ماہر آثار قدیمہ نے کہ شاید یہ لوگ مرنے کے بعد جانوروں کو دفن کرتے تھے، یا کسی جانور کو نذر و ریاض کرنے کے بعد میں اس کو دفن کرتے تھے، یا ان جانوروں کو سردی یا شدید برف یا بارش سے بچنے کے لیے وہ ان کو انہی گھڑوں میں رکھتے تھے۔ اس کے بعد برزخانہ کا تیسرا دور شروع تھا۔ اب دوسرے دور کے بعد تیسرا دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا، جیسے پہلے دور میں زندگی گزارتے تھے، دوسرے دور میں، اب تیسری دور۔ کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ لوگوں کے رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، تعمیری کاموں میں، ہر چیز میں تبدیلی نظر آتی تھی۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ تیسرے دور میں وہ پتھروں کے مکان بنانے لگے یا اینٹوں کے مکان بنانے لگے۔ یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے، اور یادگار کے کہیں پہ وہ ایسے پتھر لگاتے تھے جن پر وہ ڈیٹ رکھتے تھے کہ یہ یادگار رہے گی بعد میں، مرنے کے بعد۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوشنما ہے، اور تیسرے دور میں جو برتن انہوں نے بنائے تھے وہ زیادہ خوبصورت تھے۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی، لیکن یہ بھی چاک پر یہ برتن بنائے گئے تھے، لیکن ان برتنوں کی جو سطح تھی وہ کافی ہموار تھی۔ تو عزیز طلبہ، آج بس اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ زندہ رہے تو کل پیج نمبر 92 سے آگے پڑھیں گے۔ باقی شکریہ۔